तो हेलो फ्रेंड, चलिए राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म को पढ़ते हैं। ये क्या है राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म, इसको देखते हैं। तो राष्ट्र शब्द लैटिन शब्द नाजी से बना है, जिसका अभिप्राय होता है पैदा होना। राष्ट्र एक सामूहिक पहचान है, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक विचार है। राष्ट्र की धारणा सांस्कृतिक एवं राजनीतिक है। सांस्कृतिक अवधारणा यानी कल्चरल कॉन्सेप्ट क्या है राज्य का, ये राष्ट्र का। जर्मन कवि हर्डर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक हैं। तो हर्डर को कल्चरल नेशनलिज्म का फादर माना जाता है। फिक्टे भी इसके समर्थक हैं। फिक्टे जर्मन भाषा में राष्ट्र का अभिप्राय बोल्सजिस्ट है। राष्ट्र एक आंगिक धारणा है, यानी एक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है। राष्ट्र की पृथक पहचान होती है, यह एक प्राकृतिक विचार है। एंटनी स्मिथ ने अपनी रचना द एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशन ये 1986 में आती है। एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशन एंथनी स्मिथ में कहा कि राष्ट्र का विचार सांस्कृतिक विरासत एवं भाषा में विद्यमान होता है। एंथनी स्मिथ ने राष्ट्र को एथमीज कहा है। अफ्रीकी विचारक मार्कस गार्वे तथा गार्वे एवं मेलियोमैक्स ने अफ्रीका को एक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक घर कहा। उन्होंने भी राष्ट्र को सांस्कृतिक माना। जर्मन इतिहासकार फ्रेडरिक ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया तथा इसके राजनीतिक राष्ट्र से अलग कहा। तो इसे राजनीतिक राष्ट्रवाद से अलग कहा। राष्ट्रवाद की राजनीतिक अवधारणा, तो राजनीतिक राष्ट्रवाद के पिता रूसो हैं। अर्नेस्ट गैलनर ने नेशंस एंड नेशनलिज्म 1983 में कहा कि राष्ट्र का विचार औद्योगिकीकरण का परिणाम है, अतः राष्ट्रवाद का विचार ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। एरिक हॉब्सबॉम ने कहा कि राष्ट्र एक खोजी गई या अन्वेषित यानी इन्वेंटेड ट्रेडिशन धारणा है, अतः राष्ट्रवाद का संबंध संस्कृति अथवा भाषा से नहीं है। इनकी रचना नेशंस एंड नेशनलिज्म सिंस 1780 है। एरिक हॉब्सबॉम। बेनेडिक्ट एंडरसन 1983 ने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय यानी इमेजिन्ड कम्युनिटी की संज्ञा दी है, जो कि शिक्षा, मीडिया एवं राजनीतिक समाजीकरण का परिणाम है। उत्तर उपनिवेशवादी राष्ट्रवाद, तो पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म। पार्था चटर्जी ने एंडरसन के कल्पित यानी इमेजिन्ड कम्युनिटी के विचार का खंडन किया। इनके अनुसार एशियाई एवं अफ्रीकी देशों पर यूरोपीय राष्ट्रवाद की धारणा थोप दी गई है। इन देशों ने अपना विचार अपनाने के बजाय यूरोपीय राष्ट्र के विचार को अपना लिया है। अतुल कोहली ने अपनी पुस्तक स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट पॉलिटिकल पावर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ग्लोबल पेरिफेरी में भारत, नाइजीरिया, ब्राजील एवं कोरिया का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इनके अनुसार राज्य के मुख्य 3 मॉडल हैं: सहचारी पूंजीवादी राज्य, नवपैतृक राज्य और खंडित बहुवर्गीय राज्य। यानी पहला है कोलैबोरेटिव कैपिटलिस्ट स्टेट, दूसरा है नियो पैटर्नल स्टेट और तीसरा है फ्रैक्चर्ड मल्टी क्लास स्टेट। यूरोपीय एवं गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का विचार यूरोप में आत्मनिर्धारण यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन से उत्पन्न हुआ, जबकि एशिया अफ्रीका में राष्ट्रवाद का विचार साम्राज्यवाद के विरोध एवं स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार वेस्टफेलिया संधि जो 1648 में हुई से माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों में राष्ट्रवाद का आधार दिखाई देता है, जबकि गैर यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ। अर्जेंटीना के मार्क्सवादी चे ग्वारा ने क्यूबा एवं दक्षिण अमेरिका में राष्ट्रवाद को मार्क्सवाद से मिला दिया। यूरोप में मैजनी ने लैटिन अमेरिका में उदारवाद राष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत किया, जबकि फ्रांसीसी सैनिक निकोलस चौविन ने, इनके कारण ही एक अंग्रेजी में वर्ड है चौविनिज्म, यानी काइंड ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म ने प्रजातीय राष्ट्रवाद का आधार रखा, जिसे हिटलर मुसोलिनी ने प्रभावी बनाया,
जिसे विस्तारवादी राष्ट्रवाद कहा जाता है, जबकि एशियाई अफ्रीका में राष्ट्रवाद का संबंध स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित था। विश्व में राष्ट्रवाद का बढ़ता प्रभाव। यूरोप में राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां पुनः बढ़ रही हैं। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पुनः राष्ट्रवादी नीतियां अपनाई जा रही हैं। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात तथा समाजवाद के कमजोर पड़ने के साथ राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों में वृद्धि हो रही है। यह संयोग का विषय है कि एक और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हो रही है तो दूसरी ओर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां भी बढ़ रही हैं। नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है दोस्तों? हम लोगों ने पढ़ चुका है कि ये काइंड ऑफ सेंस ऑफ कॉम्युनैलिटी है, समानता की भावना, सेंस ऑफ हैविंग कॉमन लैंग्वेज, तो एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन रिलीजन, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन होमलैंड या कॉमन एंसेस्टर, तो कॉमन पूर्वज, कॉमन होमलैंड, ये सब की भावना होती है, तो ये काइंड ऑफ सेंस ऑफ कम्युनिटी से डेवलप कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म। थ्योरीज क्या है नेशनलिज्म से और इसके मेन थिंकर कौन कौन से हैं? तो टॉम नारेन ये अनइवन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देते हैं, अनइवन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो उन्होंने अपनी पुस्तक ब्रेकअप ऑफ ब्रिटेन, द ब्रेकअप ऑफ ब्रिटेन, क्राइसिस एंड न्यू नेशनलिज्म, जो कि 1981 में आती है, में मतलब काइंड ऑफ एक्सप्लेन किया है कि कैसे नेशनलिज्म कॉलोनियल सोसाइटीज में, यानी जो काइंड ऑफ उपनिवेश होते हैं वहां पर कैसे नेशनलिज्म डेवलप होता है। वो जो डिपेंडेंसी थ्योरी के थिंकर हैं, फॉर एग्जांपल एजी फ्रैंक, समीर अमीन और मैनुअल वालाडिस्टियन, उससे प्रभावित थे या उन्हें उनके द्वारा प्रेरणा मिली। फिर उनका मानना था कि कैपिटलिज्म विश्व में प्रोग्रेस लाने का एक व्हीकल के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन कैपिटलिज्म ने जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट था उसने अनइवन डेवलपमेंट लाया। तो कहीं तो बहुत ज़्यादा विकास हो गया और कहीं बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई। हाँ, तो अनइवन डेवलपमेंट हो गया वर्ल्ड लेवल पर। हाँ, तो कुछ इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि मतलब इतनी ज़्यादा वो बढ़ गई कि वो दूसरी जो बैकवर्ड कंट्री हैं, जो लैटिन अमेरिका या अफ्रीका कंट्रीज हैं, उनको डोमिनेट करने लगी। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो एलीट लीडर्स थे बैकवर्ड कंट्रीज के, एलीट लीडर थे, संभ्रांत लीडर थे बैकवर्ड कंट्रीज से, उन्होंने अपनी मासेस को कन्विंस किया कि इस प्रकार के डोमिनेशन को जो कि प्रोग्रेस के नाम पर हो रहा है, इसे टैकल करने की आवश्यकता है, इसे डील करने की आवश्यकता है। लीडर्स ने अपनी मासेस को बताया कि उनको भी स्कूल, फैक्ट्रीज, पार्लियामेंट और इस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें अपने रूलर्स को फॉलो करना होगा, ऐसा उन्होंने अपनी मासेस जनता को बताया। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट इंटरवेंशन का और डायरेक्ट डोमिनेशन का विरोध किया, उसे रिजेक्ट कर दिया। अगर संक्षेप में समझें तो जो नारेन का नेशनलिज्म है वो एक काइंड ऑफ एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल के रूप में डेवलप होता है और ये अनइवन डेवलपमेंट का परिणाम था। दूसरे हैं पॉल आर ब्रास, इन्होंने इंस्ट्रूमेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। तो जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थिंकर्स हैं उनका मानना है कि जो एथनिक और नेशनल आइडेंटिटीज हैं वो जो कंपीटिंग एलीट ग्रुप होते हैं उनके हाथों में बहुत ही सहज टूल होते हैं, ये कन्वीनियंट टूल होते हैं जिसका उपयोग करके वो मास सपोर्ट हासिल करने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से वो वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज के लिए स्ट्रगल करते हैं। पॉल आर ब्रास ने अपनी पुस्तक एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म थ्योरी एंड कंपैरिजन 1991 में बुक आती है। पॉल ब्रास इस विचारधारा के, इस आइडिया के खिलाफ थे कि एथनिक आइडेंटिटीज का जो राइज है वो इनएविटेबल है, यानी उसका राइज होना ही होना है, जो अल्टीमेटली नेशनलिज्म में तब्दील हो जाएगा। तो वो इस आइडिया के खिलाफ थे कि जो एथनिक आइडेंटिटीज हैं उनका राइज होना ही होना है और अल्टीमेटली ये जो एथनिक आइडेंटिटीज हैं नेशनलिज्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। ये उस आइडिया के खिलाफ थे। उनका मानना था कि जो एथनिक आइडेंटिटीज हैं वो मैनिपुलेटेड होती हैं और इन्हें जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं कंट्री के, उनके द्वारा काइंड ऑफ क्रिएट किया जाता है।
उनका मानना था कि जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में जो बहुत सारी एथनिसिटी के लोग आपस में लड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ये कल्चरल डिफरेंस का परिणाम नहीं है। कल्चरल है ना, उनका कल्चर या दो एथनिसिटीज का कल्चर अलग है, ये उसका परिणाम नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन जो उत्पन्न हुई है, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां, उसका परिणाम है ये। और इन कंडीशन से होता ये है कि ये कंपटीशन उत्पन्न हो जाता है विभिन्न जो एलिट ग्रुप्स होते हैं पावर और प्रेस्टीज के लिए। और यही कंपटीशन जो रिलेवेंट एथनिक ग्रुप हैं उनको डिफाइन और रिडिफाइन करता है, और उनके परसिस्टेंस को भी डिफाइन और रिडिफाइन करता है। और भारत में जो दो सेपरेट नेशन स्टेट हुए, भारत और पाकिस्तान के रूप में, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो दो सेपरेट नेशन स्टेट उत्पन्न हुए, वो इसी एथलीट कंपटीशन का परिणाम था। तो एक तरफ नेहरू लेड कांग्रेस थी, दूसरी तरफ जिन्ना लेड मुस्लिम लीग थी। तो ये उन्हीं दो एलिटों के संघर्ष का परिणाम था कि भारत में दो सेपरेट नेशन स्टेट का जन्म हुआ। एरिक हॉब्सबॉर्न, उनका जो कॉन्सेप्ट है इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन या इन्वेंटेड ट्रेडिशन, इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, तो वो एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। एरिक हॉब्सबॉर्न एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, और उन्होंने अपनी उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन। इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन ये 1983 में आती है। और उनका मानना था कि जो नेशन और नेशनलिज्म है वो सोशल इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है। उनका मानना था कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों में नेशनल आइडेंटिटी को इनकलकेट करने के लिए, लोगों में नेशनल आइडेंटिटी को इनकलकेट करने के लिए ट्रेडिशन को इन्वेंट करती हैं, है ना, ट्रेडिशन को इनोवेट करती हैं, जो कि रिलेटिवली बहुत ही ओछी या सैलो हिस्ट्री पर बेस्ड होता है। तो पहले क्या होता था कि लोग रूलर्स या मोनार्की के प्रति लॉयल होते थे, लेकिन जब से मास पॉलिटिक्स का जन्म हुआ है ना, विशेषकर 1870 से 1914 के काल में, तो रूलर्स को ये काइंड ऑफ डिफिकल्ट होने लगा कि वो लोगों की लॉयल्टी, ओबीडियंस और कॉपरेशन अपने लोगों से मेंटेन कर सकें। ये उनके लिए कठिन कार्य हो गया, क्योंकि लोग अब खुद स्वतंत्रता चाहते थे, पार्टिसिपेशन चाहते थे, और लोग अब ओबीडियंस, लॉयल्टी और कॉपरेशन दिखाने के मूड में नहीं थे। तो ये काइंड ऑफ डिफिकल्ट हो गया, धीरे धीरे रूलर्स को डिफिकल्ट लगने लगा लोगों का ओबीडियंस, लॉयल्टी और कॉपरेशन को मेंटेन करना। तो इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन ये एक स्ट्रेटजी थी रूलिंग क्लास के द्वारा, जिसे अडॉप्ट किया गया, जिसके माध्यम से जो मास डेमोक्रेसी है उसके परिणाम स्वरूप जो काइंड ऑफ थ्रेट, खतरा उत्पन्न हो गया था, उसको काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटजी थी इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, है ना, ये बात है। 3 मेजर इनोवेशन, तो 3 महत्वपूर्ण जो खोजें हुई वो कौन कौन सी हैं? तो डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, तो प्राथमिक एजुकेशन को डेवलप किया गया। दूसरा, इन्वेंशन ऑफ पब्लिक सेरेमनीज, तो जो सामूहिक या सामाजिक जो सेरेमनीज होती हैं, उत्सव होते हैं, उनका इन्वेंशन। तीसरा, मास प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक मोन्यूमेंट्स, तो बहुत ही बृहद स्तर पर जो पब्लिक मोन्यूमेंट हैं उनका क्रिएशन किया गया, जिसके माध्यम से आइडेंटिटी को क्रिएट किया गया। तो जब प्राइमरी एजुकेशन में आप सोशलाइज करोगे लोगों को, बच्चों को, उनके जो विचार, आप थॉट्स उनके ऊपर इनकलकेट करोगे, आगे चलकर उनकी जो विचारधारा होगी उसी प्रकार से डेवलप होगी। फिर अगर पब्लिक सेरेमनीज में लोग आएंगे, है ना, तो एक काइंड ऑफ एकता की भावना को डेवलप करेगा, तो ये भी नेशनलिज्म की भावना को फिर से आगे बढ़ाएगा। और अगर आप पब्लिक मोन्यूमेंट्स बनाते हैं, है ना, धरोहर की वस्तुएं बनाते हैं, तो ये काइंड ऑफ एक नेशनल प्राइड या हिस्ट्री और कल्चर को सिम्बलाइज करता है, जिससे लोग अपने हिस्ट्री और कल्चर पर प्राइड लेंगे और नेशन को महत्वपूर्ण मानेंगे। इसके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अर्नेस्ट ग्लेनर, तो इनका जो महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है, हाई कल्चर का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने अपना जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है वो अपनी पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म, जो कि 1983 में आती है, मैंने दिया, उसमें ये देते हैं अपना नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट ग्लेनर ने। तो अर्नेस्ट ग्लेनर का मानना है कि पहले की जो सोसाइटीज होती थी, जो एग्रो लिटरेट सोसाइटी होती थी, वहां पर कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती थी।
तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन का कोई ज़रूरत नहीं थी, कल्चरल होमोजेनाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी रूलर्स के लिए, जिसके माध्यम से वो अपने सब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकें। इसलिए कोई नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज डेवलप हुई तो शेयर्ड कल्चर, एक कॉमन कल्चर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने लगा, और इस शेयर्ड कल्चर को ग्लेनर हाई कल्चर के रूप में परिभाषित करते हैं। तो अगर आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को रन करना है तो हाई कल्चर की आवश्यकता होगी, है ना, कॉमन या शेयर्ड कल्चर की आवश्यकता होगी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होगी, स्किल्स की जरूरत होगी। इसके बिना जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकती। और यही कारण है कि ऐसी सोसाइटीज होती हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं, वो हाई कल्चर को डेवलप करती हैं। एक ऐसा कल्चर जो कि मेरिट पर बेस्ड हो, जो इक्वलिटी पर बेस्ड हो, जो मोबिलिटी पर बेस्ड हो, कि लोग आपस में मोबिलिटी हो, तो लोग एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मूव कर सकते हैं, ऐसा है। और ये मेरिट और इक्वलिटी पर बेस्ड होगा। और उनका मानना था कि नेशनलिज्म कुछ नहीं है, ये इम्पोजिशन ऑफ हाई कल्चर ऑन सोसाइटी है। तो अगर आप हाई कल्चर को यानी शेयर्ड या कॉमन कल्चर को सोसाइटी पर इम्पोज कर रहे हैं, सोसाइटी पर लाद रहे हैं, तो यही काइंड ऑफ एक नेशनलिज्म है। ऐसा कौन मानते हैं? अर्नेस्ट गैलनर, बेंडिक्ट एंडरसन। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है इमेजिन्ड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है, इमेजिन्ड कम्युनिटीज। वो नेशंस को एक इमेजिन्ड कम्युनिटीज के रूप में परिभाषित करते हैं, इमेजिन्ड कम्युनिटीज के रूप में परिभाषित करते हैं, यानी उसको एक कल्पित समुदाय के रूप में परिभाषित करते हैं। उनकी जो महत्वपूर्ण बुक है वो है इमेजिन्ड कम्युनिटीज, रिफ्लेक्शन ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। इमेजिन्ड कम्युनिटी, रिफ्लेक्शन ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, ये 1983 में बुक आती है। तो बेंडिक्ट एंडरसन का मानना था कि जो नेशन होता है वो एक इमेजिन्ड या कल्पित समुदाय होता है। क्यों? क्योंकि इवन अगर बहुत छोटा देश है, उसके भी मेंबर कभी भी, उसके जो सब मेंबर होंगे कभी भी एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, कभी एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, लेकिन उनके दिमाग में एक कम्युनियन का या कॉमन या शेयर्ड कल्चर का कॉन्सेप्ट होता है, एक राष्ट्र का, है ना, भावना होती है, और इसके माध्यम से वो संचालित होते हैं। और जो इमेजिन्ड कम्युनिटी है उसका क्रिएशन संभव हो पाया प्रिंट कैपिटलिज्म से। तो जो प्रेस या प्रिंट कैपिटलिज्म आया उसके माध्यम से ये इमेजिन्ड कम्युनिटीज, क्योंकि अब आप सर्कुलेशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो लोगों के मन में एक राष्ट्र की इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं। उनका यही मानना था कि जो राष्ट्र है वो कल्पित समुदाय है। क्यों? क्योंकि कितना भी छोटा स्टेट हो, कितना भी छोटा नेशन हो, उसके मेंबर आपस में कभी मिलेंगे नहीं, कभी एक दूसरे के बारे में सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में एक, है ना, कम्युनियन की इमेज हमेशा रहती है। और ये क्यों ऐसा हो पाया? प्रिंट कैपिटलिज्म के माध्यम से। जो कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत सारी बुक्स और मीडिया मतलब फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर को देसी भाषाओं में प्रिंट करते हैं। उन्होंने जो एक्सक्लूसिव स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल लैटिन, उस पर छापना अच्छा नहीं समझा। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्नाकुलर लैंग्वेज या कि देसी भाषा में किसी चीज को प्रिंट कर रहे हैं तो उसके जो सर्कुलेशन है उसको आप मतलब मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अधिकतम लोगों तक उसको पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्क्रिप्टेड या लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसको समझने वाले लोग कम होंगे, इसलिए कम लोगों तक वो पहुंचेगा। ये बात पार्था चटर्जी और उनका डेरिवेटिव डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने अपना जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है अपनी पुस्तक नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ल्ड अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स 1986 में देते हैं। उनका मानना था कि भारत 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसने जो ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजीज थी और उनकी जो प्रैक्टिसेस थी उनको अक्षुण्ण बनाए रखा है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो इंडियन नेशनलिस्ट थॉट है वो ब्रिटिशर्स या वेस्टर्न आइडिया से बारोड है। तो जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो भी वेस्टर्न आइडिया से प्रभावित थे। और इवन जो इंडियन नेशनलिस्ट थॉट है, भारत का राष्ट्रवाद, वो खुद भी वेस्टर्न आइडियाज से प्रभावित है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मैजिनी से प्रभावित थे, है ना, एम एन रॉय,
फिर बाल गंगाधर तिलक, तो ये इमेजिनी से प्रभावित बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये काइंड ऑफ वेस्टर्न आइडिया ही तो थे इससे प्रभावित थे। जो भगत सिंह थे वो लेनिन से प्रभावित थे, तो ये वेस्टर्न आइडियाज पर ही तो बेस्ड था। तो इसलिए जो भारत का नेशनलिस्ट थॉट था ये वेस्टर्न आइडिया से प्रभावित था, और इसका परिणाम यह हुआ कि जो ब्रिटिश आइडियोलॉजीज थी, प्रैक्टिसेस थी, वो 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी अक्षुण्ण रही। तो जो इंडियन नेशनलिज्म है वो डेरिवेटिव डिस्कोर्स है, बेस्ट का डेरिवेटिव डिस्कोर्स है, मतलब ये बेस्ट से लिया गया है। इवन वो इमेजिन्ड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट भी काइंड ऑफ उसको क्वेश्चन करते हैं पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज के संदर्भ में। उनका एक महत्वपूर्ण ऐसे है हुज इमेजिन्ड कम्युनिटीज 1996 में। तो इसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार वेस्टर्न जो आइडियाज हैं या बेस्ट है वो हमारे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, और वो हमारी इवन इमेजिनेशन को, और इस प्रकार से इवन हमारी जो इमेजिनेशन है, हमारा जो सोचने का तरीका है वो भी कॉलोनाइज्ड हो चुका है। तो ये बहुत गहरी बात करते हैं कि हुज इमेजिन्ड कम्युनिटी 1996 में बुक आती है, मतलब काइंड ऑफ ऐसे लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि जो बेस्ट है वो हमारे एंटी कॉलोनियल जो स्ट्रगल है उसको परिभाषित कर रहा है। जब बेस्ट ही वेस्टर्न आइडियाज ही हमारे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को परिभाषित कर रहे हैं, तो इस प्रकार हमारी जो इमेजिनेशन है वो भी तो कॉलोनाइज हो गई। ये बात है।